हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम एक और छोटे से बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। इनका देख लेते हैं Q2 का रिजल्ट किस तरीके का रहा और क्या गाइडेंस को मीट कर पाया या नहीं कर पाया और कितना अच्छा गाइडेंस है उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे। तो हम जिस कंपनी को कवर करने वाले हैं उसका नाम है करूर वैश्य बैंक। अगर हम मार्केट कैप से शुरुआत करें तो रफली रफली 18,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, एक चीज समझते हैं। हम बैंकिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ देखते हैं हमारे सबसे बड़े दो बैंक की ग्रोथ रेट से। तो वो जो बड़े बड़े बैंक है वो ग्रो कर रहे हैं अपनी लोन बुक को रफली एट द रेट ऑफ 13 14 15% के आसपास। तो जब कोई भी छोटा बैंक हमारे पास आता है तो हम चाहते हैं उससे ज्यादा ग्रोथ निकालना, ज्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम उससे। हम वो ये चाहते हैं कि अगर वो बैंक 13 14% के आसपास से ग्रो कर रहे हैं तो ये बैंक 20 25% के आसपास का ग्रोथ दिखाए। तब जाके हमारे लिए एक फेवरेबल अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि अगर हमें सिर्फ 13% के आसपास का ही ग्रोथ ढूंढना है तो हमारे पास ऑलरेडी एसबीआई और एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक हैं। हम फिर छोटे मार्केट कैप की कंपनियों में क्यों ही आएंगे? ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो अगर मैं इनके लोन बुक के साइज के बारे में बात करूं तो हमें पता चलेगा रफली रफली 80,000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का लोन बुक है। तो जब आपका इतना छोटा लोन बुक होता है तो हमारा एक्सपेक्टेशन एज अ शेयर होल्डर ज्यादा होता है कि आप ज्यादा पेस पे ग्रोथ करो। बट ये कंपनी वैसा है ही नहीं। इन लोगों ने मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो भी इतना नहीं है। मैनेजमेंट भी अपना गाइडेंस यही देके चलता है कि हम अपनी टॉप लाइन को 5 साल में डबल कर लेंगे। वो बनता है करीबन करीबन 15 16% के आसपास का सीएजीआर। तो मैनेजमेंट भी ये कहता है कि भाई हम 15% के आसपास से ग्रो करेंगे, इंडस्ट्री भी 15% के आसपास से ग्रो करके। इनका कोई विचार ही नहीं है इस ग्रोथ रेट को ऊपर लेके जाने का या 20 25% के आसपास लेके जाने का। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो चलिए, ये सारी चीजों के हिसाब से हम इसका Q2 का रिजल्ट एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। अब देखो, जैसे हमने देख लिया इनका लोन बुक पड़ा बाय 14% ओवर वाई लेवल और डिपॉजिट पड़े बाय 15% ओवर वाई लेवल। तो आप ये चीज इसमें अच्छी मान सकते हो कि डिपॉजिट ग्रोथ रेट जो है वो बराबर है या बल्कि थोड़ा सा ज्यादा ही है इनकी लोन बुक ग्रोथ रेट से। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें पता रहता है कि भाई बैंक की जो लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है। बैंक को कभी कभी भी क्रैश कैश क्रंच नहीं आएगा, कभी भी बैंक बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज नहीं हो जाएगा, क्योंकि उनका जो डिपॉजिट का पेस ऑफ ग्रोथ है वो मैच कर रहा है उनकी लोन बुक के पेस ऑफ ग्रोथ को। तो ये चीज अच्छी होती है। कोई भी, जैसे हम बहुत सारे बैंक देख रहे हैं, अभी हमने जैसे कल एक बैंक कवर किया था, उसका नाम तो खैर याद नहीं आ रहा, बट उसका टॉप लाइन का ग्रोथ 13 14% के आसपास का था। बट उसका जो डिपॉजिट का ग्रोथ है, जो जिस पेस पे उनका डिपॉजिट आ रहा है वो सिर्फ 7 8% के आसपास का ही था। तो वो उस बैंक में लॉन्जेविटी थोड़ी सी कम हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका धीरे धीरे लेवरेज बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब आपको या तो क्यूआईपी करना पड़ेगा या आपको अपनी लोन बुक की पेस ऑफ ग्रोथ को नीचे लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो वाला प्रॉब्लम तो हमें देखने को नहीं मिल रहा। ये चीज हमने समझ ली। अब देखो, अगर हम थोड़ी सी और बात करें, इनके कासा रेशो के बारे में बात करें, तो बैंक का कासा रेशो अभी भी खराब हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी खराब हुआ और वाई वाई लेवल पे भी खराब हुआ। तो अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे एक नंबर हम कासा का ट्रैक करें तो हमें पता चलेगा कि 30% के कासा से ये लोग गिर गए 29% के आसपास के कासा पे। तो ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी कासा गिरता हुआ देखने को मिला। तो ठीक है, जब इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम चल रहा है तो इस बार भी हम इसको छोड़ देंगे। बट हमें एक चीज याद रखना पड़ेगा कि Q1 में बहुत सारे ऐसे बैंक्स थे जिनका कासा वापस सुधरने लगा था। अब जैसे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स थे वहां पर कासा वापस अपटिक में आ रहा था, वापस ऊपर की तरफ जा रहा था। बट अभी हमने जो भी 2 3 4 बैंक्स देखे हैं, सब में अभी तो कासा रेशो नीचे की तरफ ही जा रहा है। इसका भी वही हाल है, कोई बात नहीं। अभी और देख लेते हैं, ये वाला प्रॉब्लम ज्यादा ज्यादा एक क्वार्टर और का होगा या ज्यादा ज्यादा 2 क्वार्टर और का होगा, उसके बाद ये कासा में रिवर्सल हमें देखने को मिलना चाहिए। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये चीज भी हमने समझ लिया। अब देखो, अब इनके मैं कॉस्ट ऑफ फंड्स और यील्ड ऑन एडवांसेस के बारे में बात करूं तो दोनों प्रोपोर्शनली बढ़ गए। कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बड़े 30 बेसिस पॉइंट के आसपास थी और उतना ही इन्होंने यील्ड बढ़ा दिया, तो इनका स्प्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना पहले मार्जिन बना रहे थे अभी भी उतना ही मार्जिन बना रहे, कोई वहां पर भी दिक्कत वाली बात आई नहीं। अब थोड़ा सा लोन बुक सेगमेंटेशन समझ लेते हैं। तो 36% इनका लोन बुक आता है कमर्शियल बुक से, मतलब आपका जो स्मॉल बिजनेस लोन देने में या एमएसएमई लोन देने में इनका 36% के आसपास का लोन बुक जाता है। और वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिला 22% का ओवर वाई लेवल। अगर हम रिटेल सेगमेंट के बारे में बात करें तो रिटेल सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है 25% के आसपास और वो ग्रो किया बाय 21%। और 23% कंट्रीब्यूशन आता है हमारा एग्रीकल्चरल सेगमेंट से और वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिला 16% के आसपास का ओवर वाई लेवल। और एक इनके पास छोटा सा कमर्शियल बुक, कॉर्पोरेट बुक भी है। कॉर्पोरेट को कंट्रीब्यूट करता है 16% के आसपास का और उसमें डी ग्रोथ देखने को मिला 9% ओवर वाई लेवल। तो देखो, बाकी सारी जगह तो काम सही हो रहा है, इनके कॉर्पोरेट बुक में हालत खराब है, कॉर्पोरेट बुक डी ग्रो कर गया। अब देखो,
कुछ-कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कॉर्पोरेट बुक कम होना अच्छा माना जाता है। जैसे अभी हमने साउथ इंडियन बैंक के बारे में बात करी थी। तो साउथ इंडियन बैंक में अगर कॉर्पोरेट लोन कम हो रहा है, तो वहाँ पर हम अच्छा मान रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि उनकी पहली यही कमी थी कि उनकी कॉर्पोरेट बुक में बहुत ज़्यादा एनपीए का प्रॉब्लम हो गया था और वो उसको वाइंड डाउन कर रहे हैं, तो उनके लिए कॉर्पोरेट लोन कम होना अच्छी बात है। बट एक करोड़ वैश्य जैसे बैंक के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि मैनेजमेंट का या बैंक का इस वाले सेगमेंट में ग्रोथ आ नहीं रहा ढंग से। तो ये प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। यहाँ पर ये पॉजिटिव तरीके से नहीं देखना, क्योंकि आपका ऑलरेडी 16% के आसपास का ही तो कॉर्पोरेट बुक से आ रहा है। तो आप अपनी कॉर्पोरेट बुक पे भी अच्छे पेस पे ग्रो कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज नहीं हो कॉर्पोरेट पे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका 70-80% के आसपास का ही सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट से आ रहा है। अगर कोई भी बैंक का मेजॉरिटी से ज़्यादा पोर्शन, मतलब कोई ऐसा बैंक आपको मिल जाए जो 50-55%, 60% के आसपास अपना कंट्रीब्यूशन लेके आ रहा हो अपनी कॉर्पोरेट बुक से, और फिर वहां पर हमें धीरे-धीरे स्लो डाउन देखने को मिल रहा हो, तो वो उसको हम फिर भी अच्छा मान सकते हैं। आइडियली क्या होना चाहिए कि जो आपके बाकी सारे सेगमेंट है उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ आए, इसलिए ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट लोन बुक शुड गो डाउन। बट अगर आपका फिर भी, चलो मैं कह रहा हूँ, डी ग्रोथ भी आ रहा है, तो भी हम एक बार अच्छा ले सकते हैं, बट उसमें आपका कॉर्पोरेट साइड का जो सेगमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा है नहीं, उसके बाद भी डी ग्रोथ आया तो ये अच्छी चीज तो नहीं है इस बैंक के लिए। ये चीज भी समझ ली। अब जो रिटेल लोन है, रिटेल लोन में हर तरीके का लोन करते हैं कि भाई हाउसिंग लोन भी करते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी करते हैं, पर्सनल लोन भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन भी करते हैं, व्हीकल लोन भी करते हैं। तो मतलब जितने तरीके का आपको लोन पता है उतने हर तरीके का ये लोग लोन करते हैं, तो वहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़ी सी एसेट क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। एसेट क्वालिटी बैंक का इंप्रूव भी कर रहा है। अब एक टाइम इनका भी ऐसा ही था जब इनका एसेट क्वालिटी काफी खराब हुआ करता था। 2021 के आसपास अगर आप इनके ग्रॉस एनपी नंबर्स देखोगे तो वो 8-9% के आसपास पहुंच गए थे। तो वहां से ये लोग इसको इंप्रूव करते हुए लेके आ रहे हैं। तो इसी की वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि इनका पैट हमेशा ज्यादा पेस पे ग्रो करता है। अभी आप इस क्वार्टर का भी देखोगे तो पैट ग्रोथ आया 25% के आसपास का, जब सिर्फ और सिर्फ हमें लोन बुक में ग्रोथ देखने को मिला था 14% के आसपास का। तो ये चीज समझ के चलना पड़ेगा। तो इन सारे बैंक्स में हमें ईपीएस का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपका लगातार लगातार आपकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है। और इस क्वार्टर में भी इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई। इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी इंप्रूव हुआ, वाई वाई लेवल पे भी इंप्रूव हुआ, और क्रॉस एंट्री आप पहुंच गया है पॉइंट 0.28%, 0.28% के आसपास का। और नेट एनपीए नंबर हमारा पहुंच गया है, सॉरी, नेट एनपीए पहुंच गया 0.28 के आसपास का, और ग्रॉस एनपीए पहुंच गया है 1.2 के आसपास का। तो यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन नंबर, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक थोड़ी सी चीज जो हमें ध्यान रखनी है, इनका एक तो स्लिपेज रेशो थोड़ा सा खराब हुआ, और उसके बाद ये बहुत ज्यादा राइट ऑफ कर रहे हैं। आप देखोगे हर बार ये लोग उठा के टेक्निकल राइट ऑफ कर देते हैं, तो टेक्निकल राइट ऑफ थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, कहीं उनका क्वांटम बढ़ता ना जाए। अभी तो जितना भी कर रहे हैं वो कोई बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट है नहीं, नहीं भी करें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और कर भी रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। बट इस चीज का हमें ध्यान जरूर रखना है कि भाई ये कहीं इसका पोर्शन बढ़ता ना जाए। ऐसा ना हो जाए कि आपका टेक्निकल राइट ऑफ जो आज 200 करोड़ का हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ के 400, 500, 700, 1000 करोड़ तक ना पहुंच जाए। तो उसके बारे में हमें जरूर ध्यान रखना है। बाकी एसेट क्वालिटी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इस पर स्लिपेजेस ज्यादा है, बट ठीक है, वो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा सीजनैलिटी आ जाती है कि भाई आपका एक आधा क्वार्टर में ऊपर चला गया, तो कोई बहुत ऐसा दिमाग पच्ची करने वाली बात है नहीं। यहाँ पर अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात हमें दिख नहीं रही। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन समझ लेते हैं बैंक का। अब ये वाला बैंक भी साउथ ऑफ इंडिया में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अब जैसे साउथ इंडियन बैंक पढ़ा था, साउथ इंडियन बैंक का कॉन्सेंट्रेशन था केरला और तमिलनाडु के अंदर अंदर। वहां पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था। इनका केरला में तो उतना नहीं है, बट इनका तमिलनाडु और आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 स्टेट्स में इनका बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। अगर मैं बात करूं, इनके 841 ब्रांचेस हैं, उसमें से मोर देन 50% ऑफ द ब्रांचेस इन्हीं इन्हीं 4 स्टेट्स में आती हैं। तो ये भी चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा ब्रांच एक्सपेंशन के बारे में बात, अच्छा उससे पहले एक और चीज, ये लोग प्रेजेंट होने को तो 19 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट है, बट जब आपका 50% से ज्यादा ब्रांच नेटवर्क इन 4 स्टेट्स में ही है, तो आपका सारा का सारा लोन भी यहीं से आ रहा है, आप सारा डिस्बर्समेंट भी यहीं कर रहे हो, आपकी सारी की सारी कहानी इन्हीं 4-5 स्टेट्स में घूम के खत्म हो रही है। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। आप थोड़ा सा ब्रांच एक्सपेंशन के बारे में बात करें, तो इन्होंने पूरे के पूरे क्वार्टर में एक ब्रांच ऐड करी। पिछले क्वार्टर में इन्होंने क्लोज किया था 840 ब्रांचेस के साथ, और अब इन्होंने बढ़ा के 840 से 841 ब्रांचेस की तरफ ले गए। तो कोई ब्रांच में ग्रोथ ही नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो ये तो हमें इतनी देर में समझ में आ ही गया है कि ये ग्रोथ कंपनी नहीं है, इस कंपनी में ग्रोथ वाला फ्लेवर नहीं है। ये कंपनी सिर्फ ये कर रही है कि अपने प्रोविजंस को काटती जा रही है, प्रोविजन कम करते जा रही है, प्रोविजन का ट्रेंड इनका नीचे की तरफ है।
इसकी वजह से इनमें हमें ईपीएस में अच्छी पेस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, तभी इनका ईपीएस 25% के आसपास बढ़े जा रहा है लगातार। बट वो कितने टाइम तक आ पाएगी वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो ग्रॉस एनपी नेट एनपी लेवल्स हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। अब आप यहाँ इस लेवल से कितना और इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो वो सोचने वाली बात है। क्योंकि अब आपका क्या होगा, जब आप पे इंप्रूवमेंट नहीं आएगा तो आपका सारा का सारा जो ग्रोथ है ईपीएस का वो अलाइन हो जाएगा आपकी टॉप लाइन ग्रोथ से, आपकी लोन बुक ग्रोथ से। तो अगर आपका लोन बुक भी 14-15% के आसपास ही बढ़ेगा तो आपका एंड ऑफ द डे ईपीएस भी 14-15% के आसपास ही बढ़ेगा। उससे ज्यादा आप अपने ईपीएस को बढ़ा नहीं सकते, ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। चलिए फिर फाइनली हम नंबर्स देख लेते हैं। इनका नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 16% ओवर वाई लेवल एंड टोटल इनकम वेंट अप बाय 22% ओवर वाई वाई लेवल। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा अदर इनकम वाला कंपोनेंट है वो बहुत अच्छे पेस पे बढ़ा, वो करीबन करीबन 40% के आसपास बढ़ा। तो वो भी अच्छी बात है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो वो बढ़ा बाय 28% ओवर वाई वाई लेवल। तो अब यहाँ पर क्या हुआ ये चीज समझते हैं। अगर आपका टोटल इनकम से ज्यादा ग्रोथ आ रही है आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपने जो एफिशिएंसी पैरामीटर है उसको और ज्यादा इंप्रूव किया। आपने जो केपेक्स था, केपेक्स उस पेस पे नहीं बढ़ा जिस पेस पे आपका कमाई बढ़ी। तो अगर मैं एग्जैक्ट नंबर्स आपको कोट करूं तो इनका इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 16% और इनका जो केपेक्स है, केपेक्स सिर्फ और सिर्फ बढ़ा, सिर्फ और सिर्फ बढ़ा शायद 8 या 9% के आसपास है। तो एक एक मैट्रिक बढ़ रहा है 16% पे, एक मैट्रिक बढ़ रहा है हमारा 8-9%, 10% के आसपास से। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला, क्योंकि आपने अपनी एफिशिएंसी पैरामीटर्स बढ़ा लिए। तो इसीलिए हमें यहाँ पर टोटल इनकम या ऑपरेटिंग इनकम में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रोविजन बढ़ गया, क्योंकि स्लिपेज रेशो हमारा थोड़ा सा ऊपर गया था, तो थोड़ा सा प्रोविजन बढ़ गया। इसकी वजह से पार्ट ग्रोथ हमें देखने को मिला लगभग लगभग 25% का ओवर वाई वाई लेवल। तो चलिए, यही थी कहानी मोटा मोटी करूर वैश्य बैंक के बारे में। हमने समझ लिया कि भाई ये ग्रोथ ओरिएंटेड बैंक नहीं है, मैनेजमेंट गाइडेंस देता है 15-16% का, इसी के आसपास डिलीवर करते हैं। और पार्ट में ज्यादा ग्रोथ, ईपीएस में ज्यादा ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेके आ पा रहे हैं क्योंकि ये अपनी एसेट क्वालिटी सुधारते हुए लेके आ रहे हैं। तो बस कहानी यही थी। अब इनको नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ के लिए अपनी लोन बुक ग्रोथ लेके आनी पड़ेगी। अगर अब इनकी लोन बुक ग्रोथ 20-22-23% के आसपास नहीं पहुंची तो इनका ईपीएस ग्रोथ उतना आ ही नहीं सकता। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।